श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजरी। आज के समय में जब हम सभी इंटरनेट से जुड़े हैं, ऐसे में साइबर क्राइम एक गंभीर खतरा बन चुका है। पहचान चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर वैश्विक संरचनाओं पर साइबर हमले तक साइबर क्राइम की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके कारण किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपनी डिजिटल सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर धर्मेंद्र। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे ही विश्वविद्यालय में विधि विभाग में सहायक आचार्य हैं और ये जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर जो हमेशा डर रहता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं धर्मेंद्र जी कि ये जो टर्म है साइबर क्राइम, ये क्या है? जैसे हम देखते हैं कि एक टर्म जो है, नई टर्म आई है साइबर क्राइम जो है, जो उसी को हम देखते हैं कि पहले हम अपराध के बारे में बात करते हैं कि अपराध क्या है। तो अपराध मुख्यतः होता है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति और शरीर की जब सुरक्षा की बात आती है, उसको कोई किसी प्रकार से हिंसा के द्वारा या किसी प्रकार की उसकी जो संपत्ति है उसको कब्जाने के या अपने उसमें लेने के लिए जब कुछ करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है जी। लेकिन जब साइबर जो है, जब से हमारे देश में इंटरनेट की जैसे जैसे प्रयोग में वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से लोगों को इंटरनेट के द्वारा ही ठगा जाने लगा है। तो जो भी क्राइम्स हम कहें जो होते हैं, जो इंटरनेट की सहायता से, उसमें अपने मोबाइल फोन्स के प्रयोग करते हैं, हम कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं या और कुछ भी उपकरण जो इंटरनेट की सहायता से जो जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति या उसके सिक्योरिटी को लेकर के है या उसका किसी भी प्रकार से उसको हरास किया जाता है, वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि ये साइबर क्राइम क्या है। श्रोताओं, जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो उसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आती है और इंटरनेट के साथ जो हमारे सामने चुनौती आई है, हमें स्वयं को सुरक्षित रखने की, वही है ये साइबर क्राइम, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। हम जब देखते हैं तो साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं, वो कई रूपों में हमें दिखते हैं। तो एक बार हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए कि साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? साइबर क्राइम के बहुत ज्यादा प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, जो आज के समय में हमें सामान्य तौर पे जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो हैकिंग का है जी। कि कोई व्यक्ति हमारा जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उसमें अपना कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लें या अपने मोबाइल फोन की बात कर लें जी। या और भी कोई डिजिटल उपकरण अपन यूज कर रहे हैं, उस उपकरण का जो एक्सेस जो है, वो जो हैकर जो होता है वो अपने पास ले लेता है और अपने तरीके से उसको जब वो प्रयोग करने लगता है तो उसमें लगता है कि उसका प्रयोग वो इस तरीके से करता है कि जो उसका ओरिजिनल जो यूजर है वही उसका प्रयोग कर रहा है, इसी तरीके से उसको कर लेता है। तो उसको हैकिंग की श्रेणी में लिया गया है। उसके बाद आजकल क्या है कि हैरेसमेंट जो है, ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत ज्यादा लोगों का किया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा जो है कि साइबर फ्रॉड हम कहते हैं, उसमें साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें हमारा डिजिटली पीछा करता है कि हमें फेसबुक पे हमने क्या किया है, व्हाट्सएप पे हम क्या कर रहे हैं या और भी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं और वो वहां पे हमें फॉलो करता है लगातार। जिस तरीके से सामान्य भाषा में हम कहें कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा करता है कि हमें कहीं भी जाते हैं हमें और पीछा करता है, हमारी रेकी करता है, उसी तरीके से ये जो साइबर स्टॉकिंग जो एक टर्म है वो आ गई है। इसमें ऑनलाइन कोई व्यक्ति हम क्या खरीद रहे हैं, क्या हम ऑनलाइन शॉपिंग्स में जो करते हैं खरीद रहे हैं, या हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम कहाँ की टिकट्स ज्यादा बुक कर रहे हैं, हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो क्या हो रही है, उस तरीके को उसको पीछा करते हुए होते। उसके अलावा भी अपन बात करें कि डिजिटल अरेस्ट एक नई टर्म्स जो आई है, उसमें व्यक्ति को जैसे पहले किडनैप करने के लिए किसी को उठा के ले जाया जाता था, व्यक्ति को उठा, लेकिन आजकल उसी के कमरे में बंद कर दिया जाता है उसके मोबाइल फोन के माध्यम से कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर यहाँ करोगे तो ये कर देंगे, या किसी भी तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो या कुछ भी करके उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से कर ली गई है, आप ये अगर बाहर जाओगे या हमें इतना पैसा नहीं दोगे, इस तरीके की कुछ ये चीजें हैं वो जो लगातार आती जा रही हैं। इसके अलावा और भी इसके टर्म्स है जिसमें कंपनीज वगैरह है, या फिर अपन बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, वहां पे जो कंपनीज एक दूसरे करते हैं, उसमें ईमेल बॉम्बिंग का एक है कि बहुत सारी मेल्स जो एक साथ भेज दी जाती हैं, उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि भाई ये अपने प्रयोग की है या नहीं है, और वो कोई खुल जाती है तो अपने सिस्टम में वो उसके जो वायरसेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं और हमारी जो सूचनाएं जो हैं वो दूसरों के पास पहुंच जाती हैं। तो वो एक प्रकार से ये भी होता है। इसके साथ साथ आजकल एक साइबर टेररिज्म जो है, साइबर आतंकवाद जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी या उसकी मेल है या कोई भी अकाउंट उसका जो डिजिटल अकाउंट है
उसको भी हैक कर लिया जाता है और उसको आतंकवादी जो गतिविधियां हमारे देश में हो रही हैं उनका अंजाम देने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे एक्चुअल जो पहचान जो है व्यक्ति की वो सामने नहीं आती है। तो ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जो आजकल प्रचलन में हैं। ये जो प्रकार हैं हैकिंग और हैरेसमेंट और साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल अरेस्टिंग, ईमेल बॉम्बिंग और साइबर आतंकवाद जैसे इन्होंने बहुत विस्तार से बताया, इससे आपको स्वयं को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी एक के शिकार हो जाते हैं तो आप पर उतना ही असर पड़ता है। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं या आप स्वयं भी इसमें, क्योंकि एज की कोई बाध्यता नहीं है, तो आपको सुरक्षित रहना है, हर दम सतर्क रहना है और खुद को इस साइबर क्राइम से बचाना है। ये साइबर क्राइम जो है, जब भी कोई अपराध आता है तो कानून भी आता है। तो इस साइबर क्राइम के लिए हमारे कानून में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए, ताकि अगर कभी इसके गिरफ्त में आते हैं तो स्वयं को इससे बचा सके। साइबर क्राइम को लेके अपना आईटी एक्ट 2000 जो है का प्रयोग किया जाता है। इसमें धारा 66 जो है वो मुख्यतः तो जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अपराध इंटरनेट की सहायता से होते हैं उन बारे में इसका प्रावधान किया गया है, और इसमें 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। और इसके अलावा आईटी एक्ट के अलावा आईपीसी में भी कुछ सेक्शंस हैं जिनमें साइबर क्राइम के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्य तौर पे तो हम बात करें तो आईटी एक्ट जो 66 है वो साइबर क्राइम के लिए एक तरीके से हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली धारा है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी अपराध लगभग जो होते हैं उनको किसी भी प्रकार से हैक अगर उनको किया जाता है या उससे रिलेटेड कुछ भी वो जो जाती है तो ज़्यादातर धारा 66 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जुर्माने के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान उसमें दिया गया है। अगर आप भी कभी दुर्भाग्यवश इस जाल में फंस जाते हैं तो कानून में इसके लिए प्रावधान है। धर्मेंद्र जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर, क्योंकि हम झुंझुनू में बैठे हैं, तो झुंझुनू का जो प्रशासन है वो इन अपराधों के लिए क्या कुछ कर रहा है? सबसे पहले सरकार जो है वो एडवाइजरी जारी करती है, तो ये अपना ये केंद्र स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी अपने चल रहा है और जिला स्तर पे भी मुख्य तौर पे इनको चलाया जाता है, क्योंकि अपनी जो जनता है वो जो सीधी कनेक्टेड होती है वो जिला स्तर पे ही होती है। जिला प्रशासन जो होता है वो सीधे तौर पे जनता से जुड़ता है। तो जिला स्तर सबसे पहला कदम तो ये है कि साइबर थाने जो हैं वो खोले गए हैं कि भाई आपको किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके का साइबर अपराध आपके खिलाफ अगर होता है तो आप साइबर थाने में अपनी जो है वो रिपोर्ट लिखवाएं। सबसे पहला कदम ये है। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स भी जो है लगातार वो जारी किया गया है। तो एक टोल फ्री नंबर है 1930 पर अपन कभी भी 24/7 किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड अपने साथ होता है, वो अपना एटीएम संबंधित है या फिर अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर अपने साथ होगी या इसके अलावा भी कोई भी अपराध किसी भी प्रकार का फ्रॉड कॉल अपने पास आया है या वीडियो कॉल के माध्यम से है या कुछ भी है, उसकी शिकायत भी अपन 1930 पर कॉल करके कभी भी 24/7 अपन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन जो है समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट लगातार करा रहे हैं और हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लगातार जिला प्रशासन जो है वो एडवाइजरी जारी करके इस तरीके के प्रोग्राम करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो 1930 एक नंबर है जो कि टोल फ्री नंबर है और ये हमेशा आप जब चाहें 24 घंटे 7 दिन तब इस पर फोन कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा समाधान पा सकते हैं। मैं नंबर पुनः दोहराऊंगी 1930। धर्मेंद्र जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकार बहुत नियम बनाती है और जिला स्तर पे और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी नियम बनाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति खुद सजग रह के इस अपराध से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है? किसी भी प्रकार की बात करें, हम कोई भी अपराध हो, उसमें साइबर अपराध ही जरूरी नहीं, किसी भी अपराध की जब हम बात करते हैं सबसे बड़ा बचाव ही है। फिर भी हम इसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कर लें तो अपन सुरक्षित रहें और इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो बचाव ये है हमारा कि हम जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी अकाउंट्स का जो यूज कर रहे हैं उसमें जब भी हम कोई भी पासवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा होना चाहिए। आज भी हमारे देश में जब हम बात करते हैं तो एक जनरल पासवर्ड की जब हम बात करते हैं तो किसी से कोई भी अकाउंट जब बनता है तो उसके पासवर्ड की बात करते हैं तो जनरल पासवर्ड बता देता है 1 to 8 तक, क्योंकि उसमें कई एप्लीकेशंस जो हैं वो 8 डिजिट का पासवर्ड मांगती हैं तो वो 1 to 8 तक डायल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो भारत देश है सबसे ज्यादा पासवर्ड यूज करने वाला दुनिया में चौथे नंबर पे है, जो 1 से 8 तक का पासवर्ड
रखता है आज के समय में भी, इतना कुछ होने के बाद भी। तो हमारा पहला तो सभी श्रोताओं को कहना यही है कि जो भी पासवर्ड आप रखो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, कभी भी किसी शादी फंक्शन में सब लोग जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा कहते हैं कि सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा हर तिजोरी के, हर अलमारी के, हर गेट के लॉक हम लगाते हैं। वैसे ही हमारा जो भी अकाउंट है उसका एक ताला जरूरी है, तो उसमें अपने को पासवर्ड का जो चूज करते हैं हम, वो मजबूत होना चाहिए। पासवर्ड चूज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए अपना निकनेम है वो नहीं हमें यूज करना है, सरनेम यूज नहीं करना है, या फिर अपनी DOB जो है या पापा का नाम है या फिर कोई पेट नेम है वो हमें यूज नहीं करना है। अगर हम यूज भी करते हैं तो उनका जो है वो कोई केस जो है वो स्मॉल होना चाहिए, कुछ अल्फाबेट्स का हमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि जो इजीली गैस ना कर सके। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि कोई भी हम डिजिटल अकाउंट जब यूज कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट जब हम, तो एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक आता है स्टेप जो आता है, वो हर अकाउंट आजकल देने लगा है। पहले सिर्फ वो गूगल में यूज किया गया था, उसके बाद अभी फेसबुक्स वगैरह या अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं वो भी, और उसके साथ साथ अपने बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हम इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रयोग करते हैं उसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का है कि हमने जो पासवर्ड लगाया वो तो जरूरी है ही, पासवर्ड के साथ साथ क्या है कि हमें अपने मोबाइल पे OTP या मेल पे OTP आएगा और वो OTP डालेंगे या फिर उसके लिए अपनी सहमति देंगे, उसी के बाद वो अकाउंट जो है वो ओपन होगा। तो ये मुख्य तौर पे अपने को 2 चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं कि अपना इंडिया में जो भी बात होती है कि फ्री की चीज हर किसी को चाहिए होती है, तो फ्री वाईफाई के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब फ्री वाईफाई क्या, कई बार हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे हैं या बस स्टैंड पे हम हैं तो वहां पे हमें फ्री वाईफाई एक्सेस करने को मिलता है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस प्रकार के जो पब्लिकली जो वाईफाई जो हमें मिलता है उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें पता नहीं है कि इसको प्रोवाइड करवाने वाला कौन है, वो ट्रस्टेड प्रोवाइडेड नहीं है। और जब तक हम ट्रस्टेड प्रोवाइडर का जो सर्विसेज नहीं लेंगे तो हम अपना डेटा पता नहीं कहाँ दे देंगे। तो हमें ये स्टेप है कि फ्री का जो वाईफाई है या हम ये कहें पब्लिक जो नेटवर्क्स हैं उससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद ये है कि जो भी ये स्टेप्स हम जब उठा लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें अपना मजबूरन कोई अकाउंट जो है वो कहीं साइबर कैफे पे या कहीं पब्लिक प्लेस पे खोलना पड़ता है या अपने सिस्टम में ना करके दूसरे के सिस्टम में खोलना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसा कहीं पे लॉगिन अपने करने को जरूरत पड़ती है तो उसको वहां से लॉग आउट करें और जितना जल्दी संभव हो सके अपने उस अकाउंट के पासवर्ड जो है वो बदल लेने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं अपने स्तर पे करके अपने आप को इस चीजों से बचा सकते हैं। मुझे पूरी आशा है मेरे श्रोताओं की साइबर क्राइम को लेकर उससे जितने भी आपके मस्तिष्क में सवाल होंगे इस विषय को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। एक कोई भी संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? इस बारे में हम संदेश की बात करें तो एक ही है कि कई बार क्या है कि हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है, जैसे साइबर क्राइम की बात करें कि हम इसके शिकार हो जाते हैं, बताने से डरते हैं कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। और वो एक तरीके से कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। अगर किसी भी प्रकार से अपने साथ ये घटित होता है तो हमें बताना है, अपने नजदीकी को बताना है या जानकार को बताना है, जिसको इस बारे में नॉलेज है उसको बताना है। अगर हम नहीं बता पा रहे तो सीधा साइबर थाने में रिपोर्ट करानी है या फिर 1930 जो मैंने बताया है नंबर उस पे। इसके अलावा हम ऑनलाइन भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम की अपन गूगल पे जाके ऑनलाइन साइबर क्राइम डालते ही हमारे सामने वो कंप्लेंट डालने के लिए उसमें ऑप्शन हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो सामान्य संदेश भी यही है और हर मानस को यह कि पहला तो ये कि बचाव में बचाओ। अगर बचाव करने में हम कहीं तरह से असफल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें जब भी हमारे साथ ऐसी घटना घटती है तो ये नहीं सोचना है कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। भैया हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी हमें अगर भरपाई करानी है तो उसके बारे में हमें बताना है, सूचित करना है और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है। ये नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ हो जाता है और फिर हम डरते हुए या शर्म के मारे नहीं बताते कि ठीक है चुपचाप अपने तक सीमित रख लेता है, और फिर वो किसी हमारे साथी के साथ होता है तो फिर हम बताते हैं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो अगर आप पहले समय में जब आपके साथ हुआ था उसी समय अगर बता देते तो हो सकता है साथी सजग हो जाता। तो बस यही कहना है कि बचाव में बचाव है, और फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इसकी सूचना किसी जानकार व्यक्ति को या फिर संबंधित जो ये उपाय जो हमने बताए हैं टोल फ्री पे कॉल करके या ऑनलाइन या फिर साइबर थाने में आप तुरंत रिपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। वो 3 बात जो धर्मेंद्र जी के
पूरे वार्ता से निकलती है कि बचाव में ही बचाव है। तो सबसे पहले हमें खुद बहुत सजग रहना है। दूसरी बात, क्या कहेंगे लोग, ये सवाल हमें नहीं सोचना है। अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ है तो उससे संबंधित सूचना हमें 1930 या हमारा जो साइबर थाने है वो, या अपने घर में किसी बड़े को बताना है, ताकि हम खुद भी बच सके और हमारे साथ जो हुआ है उसके बारे में अपने बाकी लोगों को बताएं, ताकि वो पहले से सजग हो सके। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कोई लिंक आता है आपके फोन में तो उसको क्लिक ना करें। नमस्कार।